गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू कर रहा हूं और पिछली क्लासेस में आपने देखा कि 1 से लेकर के 32 तक मैंने क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए। और इसमें कह रहा है कि an individual is considered unemployed if he or she एक आदमी अनएम्प्लॉयड माना जाएगा यदि वर्क ओनली पार्ट टाइम, वर्क फुल टाइम इन अ फैमिली बिजनेस, नॉट वर्किंग एंड नॉट लुकिंग फॉर जॉब, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा बता सकते हैं? अनएम्प्लॉयड कौन होता है? अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल वो होता है जो जॉब के अनएम्प्लॉयड है, उसको काम नहीं मिल रहा है और वो काम ढूंढ रहा है। यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दैट इज पार्ट टाइम यहाँ काम कर रहा है, यहाँ फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है, यहाँ पे नॉट वर्किंग एंड काम भी नहीं कर रहा है, यानी वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है। यानी ये बंदा काम कर भी नहीं रहा है और काम ढूंढ भी नहीं रहा है, तो यहां भी नहीं माना जाएगा इसको। ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं माना जाएगा, नन ऑफ द अबव। यहां पे कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आंसर आपका ये है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको, जैसा कि मेरी आदत है, आप लोग जानते हैं, यहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। वो देखिए क्या है। सबसे पहले तो बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पता है आप लोगों को बच्चों? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स। ओवर लेबर फोर्स मतलब लेबर, अब मैं लेबर फोर्स को भी डिफाइन करूंगा, पहले ये देख लीजिए। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल, दैट इज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, number of unemployed, number of unemployed divided by total workforce, total workforce। और यदि इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपके पास परसेंटेज। एक चीज यहां पे एक और मैं आपको बताता हूं, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, U बाई L होता है, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, U अनएम्प्लॉयड ओवर टोटल लेबर फोर्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब लेबर फोर्स क्या होता है बच्चों? लेबर फोर्स मतलब किसी भी कंट्री का वो एज ग्रुप, किसी भी कंट्री का वो एज ग्रुप जो काम करने के लिए तैयार है। यानी जनरली आपका 15 से 59 तक लिया जाता है। सो द एज ग्रुप that are able to work। और ये हर कंट्री में अलग अलग रेट डिसाइड होता है। इंडिया में आपके पास, इंडिया में 18 से है, बट जनरली इसको 15 to 59 माना जाता है। तो लेबर फोर्स में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लेबर फोर्स देखिए, लेबर फोर्स में कौन से लोग हैं? लेबर फोर्स में 15 to 59 ईयर्स के लोग आते हैं, राइट? 15 to 59 ईयर्स इंडिविजुअल, यहां पे ये लोग होते हैं। उसके बाद एक होता है आपके पास वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड पीपल। पता है आप लोगों को क्या होता है वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड? ये वाला आप इसमें देखा होगा आपने, ई वाला, इसमें ये जो सी है इसका मतलब उसके पास काम भी नहीं है और काम ढूंढ भी नहीं रहा है। यानी उसके पास काम तो है ही नहीं और काम ढूंढ भी नहीं रहा है, यानी वो
जानबूझ के अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है, जानबूझ के अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है, तो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है बच्चों, ये लेबर फोर्स हो गया, लेबर फोर्स वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड वो कौन होते हैं? नॉट वर्किंग एंड नॉट लुकिंग फॉर जॉब। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग एंड नॉट लुकिंग फॉर जॉब, नॉट लुकिंग फॉर जॉब। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नॉट वर्किंग मतलब वो जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है बंदा, राइट, वो जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये हो गया आपके पास वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है क्या? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मैं आपको बताता हूं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये देखिए, इतनी सारी चीजें आप जब तक पढ़ेंगे नहीं एग्जाम में कैसे दे पाएंगे इस चीज के लिए। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये क्या होता है? आप बेसिकली कुछ नहीं है, आप सभी जानते हैं इसको, ऐसा कुछ है नहीं है चीज। ये एक इकोनॉमी का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है और नथिंग एल्स। दैट इज, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज द एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप इसको यहां पे कह सकते हैं, इट इज the average rate of unemployment, average rate of unemployment that economy experiences over a long period of time, that economy experiences over a long period of time, experiences over long period of time। मतलब आपकी इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में कितना ऑन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखिए ऐसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी नीचे आता है, कभी बढ़ जाता है, तो ऑन एवरेज उसका रेट क्या होगा? दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होता है नायरो। नायरो जानते हैं आप लोग? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नायरो। ठीक है, वो वहां मतलब वो ऐसा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा है। मतलब चलो इसको दूसरे में बताता हूं आपको, पहले इसको समझिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और वन बाय वन करके इससे आने वाले क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन तो एक बहाना था जो मैंने 33 क्वेश्चन दिया, इसमें से आप लोगों को ये सारी चीजें हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है। इफिशिएंसी वेज थ्योरम क्या है? पता है बच्चों आप लोगों को इफिशिएंसी वेज थ्योरम क्या होता है? आपको हमने कई बार बताया है कि इफिशिएंसी वेज थ्योरम स्टेट्स दैट फर्म pays higher wages than the market wage rate in order to attract the best talent in the industry, in order to retain the employee for the longer period, in order to reduce the labor turnover। अब ये सारी चीजें क्या है मैं आपको पहले क्वेश्चन के आंसर के पहले मैं पहले आपको ये बताता हूं।
ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इफिशिएंसी वेज थ्योरम क्या है। देखिए, इफिशिएंसी वेज थ्योरम बताता है कि जो फॉर्म है, जो रेप्यूटेड फॉर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने एम्प्लॉइज को मार्केट से ज्यादा वेज रेट देती है, मार्केट से ज्यादा सैलरी देते हैं, बिकॉज उनको लेबर को रिटेन करना है, उनके अनुसार लेबर उनका एसेट्स है। अब उनका एक रीजन ये भी है कि वर्कर हमारे यहां ज्यादा दिन तक रहेगा तो हमारे वर्क कल्चर को समझेगा, हमारी काम करने के तरीके को समझेगा, इससे उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी और फिर हमारी अल्टीमेटली हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि यदि वर्कर हमारे पास ज्यादा दिन तक रुकता है तो उस पे हमने जो ट्रेनिंग पे खर्च किया, जो हमने एम्प्लॉयमेंट पे खर्च किया, जो हमने उसको हायरिंग में खर्च किया, वो हमारा घटेगा और अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा कि यदि वर्कर को हम मार्केट से हायर वेज रेट पे करते हैं, वर्कर को यदि हम मार्केट से हायर वेज रेट पे करते हैं तो दे विल फीड देमसेल्फ बेटर, अपने आप को वो जब बेटर तरीके से मेंटेन रखेगा और इससे वो आपके पास एनर्जेटिक रहेगा और आपके काम करने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ये बहुत सारी चीजें हैं एफिशिएंसी वेज थ्योरम में, जिसको अब मैंने अभी आपको बताया, कुछ चीजें मैं इसको लिख भी देता हूं। ठीक है। एफिशिएंसी वेज थ्योरम स्टेट्स दैट, या फिर यहां पे आंसर में भी होगा, देख लेते हैं प्लीज। वर्कर विल पेड मोर देन देयर रिजर्वेशन वेज रेट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी माइट ड्रॉप इफ द वेज रेट इज टू हाई, नहीं ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसका एक मिला अभी तक। द गवर्नमेंट कैन ओनली सेट टैक्स रेट सो हाई बिफोर द पीपल प्रेफर नॉट टू वर्क, ये भी नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर विल हैव द लोअर टर्नओवर रेट देन द स्किल्ड वर्कर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फॉर्म विल बी मोर रेजिस्टेंस टू द वेज इंक्रीज, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर ये है, यानी फॉर्म्स वर्कर विल बी पेड मोर देन देयर रिजर्वेशन वेज रेट। एफिशिएंसी वेज थ्योरम यही बताता। अभी हमने आपको बताया था ना कि फॉर्म जो है अपने अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा वेज पे करती है, मैं उसको यहां पे लिख देता हूं, एफिशिएंसी वेज थ्योरम, एफिशिएंसी वेज थ्योरम। Efficiency wage theorem states that firm pays higher wages, firm pays higher wages to their employees, to the worker, because पहला reduce labor turnover, to reduce labor turnover, to reduce labor turnover, दूसरा so that efficiency of the workers increases, to feed themselves better, to feed the workers better, ultimately efficiency will increase, hence efficiency increases। आंसर आपके सामने है और आप लोग ये थ्योरी भी आप लोग समझ गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इफिशिएंसी वेज थ्योरम था, हालांकि इसका हिस्ट्री मतलब ट्रेसेबल नहीं है, बट सबसे पहले इसको अल्फ्रेड मार्शल ने यूज किया था, राइट। इसको अल्फ्रेड मार्शल ने यूज किया, अल्फ्रेड मार्शल ने यूज किया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन हमने 34, 33, 34 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन द वेज सेटिंग रिलेशनशिप द नॉमिनल वेज फॉल। नॉमिनल वेज कब फॉल होता है बच्चों? आपको पता है नॉमिनल वेज फॉल कब होता है? पहली बात तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं यहां पे, नॉमिनल वेज एंड रियल वेज क्या होता है। नॉमिनल वेज जो होता है बच्चों, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। नॉमिनल वेज जो होता है बेसिकली कुछ नहीं, जो आप जहां पर भी आप काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वहां से जो भी आपको सैलरी मिलती है, जो भी आपको सैलरी मिलती है, यानी आप कैश में या आपके बैंक में जो भी मतलब मनी के टर्म्स में, रुपये के टर्म्स में या डॉलर के टर्म्स में जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर नॉमिनल वेज रेट। सो नॉमिनल वेज रेट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम यहां पे बात करें, नॉमिनल वेज होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। ये होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। रियल वेज क्या होता है? परचेजिंग पावर ऑफ योर वेज, यानी आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, तो उससे आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रियल वेज रेट। तो रियल वेज रेट जो होता है, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी वेज रेट। परचेजिंग पावर मतलब उस पैसे से आप कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहे हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेज, मनी वेज, आप उस पैसे से कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं। दूसरी मैं आपको यहां पे एक और चीज बताना चाहता हूं। एक तो ये नॉमिनल वेज हो गया, रियल वेज हो गया। एक और चीज देखिए आप, रियल वेज का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी देख लीजिए। रियल वेज इक्वल्स टू नॉमिनल वेज, W इज द नॉमिनल वेज एंड P इज द जनरल प्राइस लेवल। तो आप सिंपल सी बात, यदि प्राइस लेवल बढ़ेगा तो रियल वेजेस घटेगा, नथिंग एल्स। एंड प्राइस लेवल घटेगा तो रियल वेजेस बढ़ेगा। यानी आप देखिए, P इंक्रीजेस, रियल वेज डिक्रीजेस, राइट। P इंक्रीजेस, रियल वेज डिक्रीजेस। इसके बाद आप कई ये कह सकते हैं कि P डिक्रीजेस, रियल वेज इंक्रीजेस। ठीक है। दूसरी चीज आप इसमें इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नॉमिनल वेज एंड द रियल वेज, यदि प्राइस कांस्टेंट है, नॉमिनल वेज एंड रियल वेज आर डायरेक्टली रिलेटेड, होते हैं। तो ये चीजें आप सबको आपको समझनी पड़ेगी। अब आप आंसर देख लीजिए। इन द वेज सेटिंग नॉमिनल वेज फॉल, नॉमिनल वेज कब फॉल होगा? जब प्राइस लेवल फॉल होगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होगा, द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इंक्रीज होगा, द मिनिमम वेज इंक्रीज होगा, द अबव ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्राइस फॉल होगा तो रियल वेज बढ़ेगा,
उसका मतलब नहीं है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बहुत लोगों को जॉब मिल रहा है, तो जिनके पास काम है वो आपको कम पैसे पे क्यों काम करेंगे, वैसे नहीं काम करेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इनकी ये भी नहीं है। मिनिमम वेज इंक्रीज, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा होता है क्या, कह कि नॉमिनल वेज कब घटेगा, नॉमिनल वेज आपका कब घटेगा। सिंपल सी बात, आपको बताया था जब प्राइस घटेगा, तो प्राइस जब घटेगा तो रियल वेज बढ़ेगा। प्रोड्यूसर को, यहां पे मैं इसको मिटाना चाहता हूं, यहां पे देखो, ठीक है, ये देखिए, जब आपका प्राइस घटेगा तो रियल वेज बढ़ेगा, प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। आप देखिए यहां पे, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, real wage increases, profitability of producer decreases, profitability of producer decreases। जब प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगा तो फिर लॉन्ग रन में जब वेज सेट का टाइम आएगा, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का टाइम आएगा, तो वो नॉमिनल वेज को घटा देगा। Therefore, when contract is renewed, when contract is renewed, nominal wage will be reduced. Nominal wage will be reduced. ये चीजें हमने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एडीएस वाले कंसेप्ट में हमने आपको समझाया है, इज रिड्यूस। तो ये आपका आंसर ए होगा। आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से मैंने आपको उसमें भी समझाया था, और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में भी समझाया हमने आपको, पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन में भी समझाया हमने आपको, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने आपको 33, 34 एंड 35 क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। बच्चों एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप लोग घबराने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराने का नहीं है। मैं मॉक टेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट का बुक करूंगा अभी 15 तारीख से, उसका डिस्कशन भी करेंगे। मैं आपके साथ हूं हमेशा, हर पल, बिल्कुल नहीं घबराना आप लोग। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको समझाया है, नहीं इसके पहले वाले में, कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हमने आपको अभी बताया कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपके एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक इकोनॉमी का एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब देखते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए है, इट अकर व्हेन मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, नहीं। व्हेन मार्कअप प्राइस ओवर cost is 0, 9, where markup price over cost is equal to its historical, no. Occur when both goods and financial market consistent with the both wage setting and price setting prices, ये होता है। ये आपका आंसर यहाँ पे ये हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये मतलब ऑन एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली, और जब वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे तब जाकर के आपका, तब वही पॉइंट आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चों, द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट विच ऑफ द फॉलोइंग केस, व्हेन विच ऑफ द, ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड कर्व आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है आपका, मैं आंसर बताने के पहले ये चीजें आपको समझाता हूं। यहां पे आप प्राइस लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड, यहां पे एग्रीगेट डिमांड
जब आपका CIGXM मतलब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट प्लस मनी सप्लाई के बढ़ने से ये राइट शिफ्ट होता है, टैक्स बढ़ने से लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब आंसर आपके सामने है। रिडक्शन इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई, नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों। रिडक्शन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये भी नहीं होगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जब अब बढ़ेगा, जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जाकर के ये राइट शिफ्ट होगा, रिडक्शन में नहीं होगा। राइज इन प्राइस लेवल, नहीं। डिक्रीज इन टैक्स, यस, ये डिक्रीज इन टैक्स की वजह से होगा। जब टैक्स डिक्रीज होगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उसके वजह से आपका इट विल शिफ्ट टू द राइट, ये आंसर होगा। डिक्रीज इन प्राइस लेवल, नहीं, ये भी ठीक है बच्चों। तो इस तरीके प्राइस लेवल डिक्रीज होने से ये आपका मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कम होता है, राइट। P0 एंड दिस इज P1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास AD0 एंड दिस इज AD1, क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। ये एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना है आप लोग, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, वेदर वन व्यूज the activist Keynesian policy of the 1960s and 70s as a destabilizing or simply believe the economy would have been less stable without these policy. Most economists agree that. ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? देखिए, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो कीन्स का स्टेबलाइजिंग पॉलिसी है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको स्टेबलाइजिंग बताता हूं ये क्या है एक्चुअली में, स्टेबलाइजिंग पॉलिसी होता क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, कीन्स का कहना था बच्चों, कीन्स के अकॉर्डिंगली जो स्टेबलाइजिंग होता है, जो स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट, यानी एक इकोनॉमी में, ये देखिए मान लेते हैं कि ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट। दिस इज से मान लेते हैं प्राइस लेवल, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, और ये देखिए आपके पास, ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई, कीन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म ही होता है ये एग्रीगेट सप्लाई। नाउ इट सेज के इकोनॉमी में इकोनॉमी इनहेरिटेंटली आप फ्लक्चुएट करती है। कभी आपका एग्रीगेट डिमांड यहां पहुंच जाएगा, राइट, AD1 पे पहुंच जाएगा, या फिर ये कभी कभी यहां पे पहुंच जाएगा। यानी इतना फ्लक्चुएट होता है ये, यानी एग्रीगेट डिमांड हो सकता है यहां पहुंच जाए और फिर यहां पहुंच जाए, ऐसा भी चलता है, कई बार ऐसा चलता है, या फिर यहां पहुंचे और फिर यहां पहुंचे। तो इस तरह का कीन्स ने कहा कि इकोनॉमी इनहेरिटेंटली डीस्टेबल होती है, यानी फ्लक्चुएट करती है। तो कीन्स ने कहा इसमें सरकार को एक्टिव रोल रखना चाहिए। सरकार का रोल यहां पे आता है, यानी जब इकोनॉमी पॉजिटिव यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो सरकार को उस पर टैक्स लगाए, अपनी एक्सपेंडिचर कम करे, क्योंकि ये ज्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड यदि ये एग्रीगेट डिमांड घट रहा है तो सरकार के पास ऑप्शन है कि इसको इंप्रूव करे, यानी टैक्स को कम करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करे।
और आप दोनों ही पॉलिसी, या तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने वाली पॉलिसी या फिर एग्रीगेट डिमांड घटाने वाली पॉलिसी, या फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने वाली पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड घटाने वाली पॉलिसी, इन दोनों को मिला करके हम स्टेबलाइजिंग पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों इसको हम? स्टेबलाइजिंग पॉलिसी। यानी सरकार ये चाहती है या इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो फ्लक्चुएशन है इसी के आसपास होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको भी बता रहा हूं इसमें फ्लक्चुएशन, तो इसके लिए क्या है एक्चुअली, इस पर देखिए क्वेश्चन क्या है। फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। One views that activist Keynesian policy of 1960s and 70s as destabilizing, or simply believe the economy would have been less stable. These policy most common economists argue that तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली ऐसा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्टेबलाइजिंग पॉलिसी कीन्स ने बताया कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पे आप टैक्स लगा दीजिए, इन्वेस्टमेंट कम कर दीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दीजिए, और घटने पर ये सारी चीज इसका उल्टा कर दीजिए, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए। जितना दिखता है उतना इजी है नहीं, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। सो इट इज मोर डिफिकल्ट, मतलब प्रैक्टिकली दिस इज मोर डिफिकल्ट देन व्हाट इट सीम्स टू बी। जैसा दिखता है उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ट्रेडिशनल द रैशनल द rational expectation hypothesis implies when macroeconomic policy changes। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या है। एक चीज जब रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात आती है तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वी यूज ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन टुडे, दैट इज कंज्यूमर इज रैशनल, और उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब का सब वो यूज करता है, राइट। यानी आज यदि कोई पॉलिसी चेंज होता है, पहले मैं आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं, आज यदि पॉलिसी चेंज होता है, सपोज कि मनी सप्लाई बढ़ता है, मान लेते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ता है, राइट, लेट मनी सप्लाई इंक्रीजेस, लेट मनी सप्लाई इंक्रीजेस, तो उसको पता है कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रियल वेजेस कम होगी, एंड देयरफॉर वो अभी इमीडिएटली वो कहेगा कि मेरी वेज रेट बढ़ना चाहिए। जबकि एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या होता था बच्चों, एडाप्टिव में क्या होता था, पिछली बार जितना रेट से इन्फ्लेशन बढ़ा था, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात आएगी तो अब वो कहेगा कि सर पिछली बार हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% से था तो एटलीस्ट मेरा वेज 10% से बढ़ना चाहिए। मतलब प्रीवियस पीरियड का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पीरियड में यूज होता है एडाप्टिव में। रैशनल में क्या होता है, अभी का एक्सपेक्टेशन अभी यूज होता है, अभी का इंफॉर्मेशन अभी यूज होता है। सो मनी सप्लाई बढ़ने से आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, एंड इन्फ्लेशन बढ़ने से रियल वेज कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से रियल वेज कम होगा, एंड दे विल आस्क फॉर हायर वेजेस। दे मतलब वर्कर, दे विल आस्क फॉर हायर वेजेस, हायर वेजेस, राइट। यहां पे ये तो था आपके पास रैशनल एक्सपेक्टेशन। मैं आंसर पे बाद में आऊंगा,
अब मैं सबसे पहले यहां पे एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है? एडाप्टिव मतलब प्रीवियस पीरियड का इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट पीरियड में यूज करेंगे। दैट इज, देखिए, इंफॉर्मेशन इन t-1 is used for decision in t+1। मतलब कल का इंफॉर्मेशन हम, कल जो बीत गया उसका इंफॉर्मेशन हम कल जो आने वाला है उसके डिसीजन में यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन। ठीक है। एक होता है स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, वो भी मैं आपको, यहां पे रैशनल हो गया, ये रैशनल, और ये एडाप्टिव, और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? मतलब पब्लिक जो करेगी आज जैसा जैसा है, आज जैसा सिचुएशन है वैसे ही कल भी होगा। सो t इज इक्वल्स टू t+1। जिस तरीके का सिचुएशन आज है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आज अवेलेबल है, कल भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसको स्टैटिक एक्सपेक्टेशन कहते हैं। राइट बच्चों, अब हम आ जाते हैं, कहां पे? क्वेश्चन। The rational expectation hypothesis. The economy will become highly unstable. The way expectation are formed will change. The way expectation are formed is change. कह रहा है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन चेंज होता जाएगा। हमने तो वही तो बताया आपके पास। आज हमें पता चला कि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और हमारी वेज रेट भी बढ़नी चाहिए। ये इसका आंसर आपके पास ये है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, उसको देखिए। इन क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय लूकस, रॉबर्ट लूकस, शो दैट एंटीसिपेटेड मॉनेटरी एक्सपेंशन, एंटीसिपेटेड मॉनेटरी एक्सपेंशन, ये मैंने आप लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से बताया हुआ है। लूकस क्रिटिक ये क्या कह रहा है कि एंटीसिपेटेड, यदि आप इकोनॉमिक एजेंट को पता है कि मनी सप्लाई चेंज होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्सपेक्टेशन भी चेंज कर देगा और इकोनॉमी में कोई अफेक्ट नहीं होगा। इकोनॉमी में कोई अफेक्ट नहीं होगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ने से आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी रियल आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली एंड ओनली नॉमिनल आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। देखिए, हैव नो अफेक्ट ऑन एग्रीगेट आउटपुट। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक्सपेक्टेशन यदि आदि लॉन्ग रन की यदि बात करें तो उसमें मनी सप्लाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी वो रियल आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता है। हमने आपको बताया था न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, उसी का एक वर्जन है। ठीक है, लूकस ने बताया कि यदि इकोनॉमिक एजेंट को पता है कि कल को मनी सप्लाई चेंज होने वाली है, तो उसका मतलब इकोनॉमी में सरकार, इवन तो सरकार मनी सप्लाई चेंज करे, बढ़ा दे या घटा दे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। इन द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल, Lucas show that expansionary macro policy will have no impact. Only short run में impact होगा, long run impact नहीं होगा। Only after long variable, देखिए, only when macro policy change is anticipated, नहीं, only when macro policy change is unanticipated। हाँ, यदि unanticipated है
तभी आउटपुट में चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं चेंज आएगा। अदरवाइज यदि अनएंटिसिपेटेड है, यानी अचानक से कोई चेंज आता है, तो इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, रियल आउटपुट को बढ़ा पाएगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन बताया था एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, which of the following hypothesis rely upon the past activity to predict the future outcome? आपको पता है ये चीज क्या है? ये तो एडाप्टिव होगा। अभी हमने बताया था कि t-1 का इंफॉर्मेशन, अभी हमने बताया था आपको कि इंफॉर्मेशन info of t-1 will be used to decide the future outcome, आप इसको इस तरह से, इंफॉर्मेशन ऑफ t-1 will be used for t+1 में, for t+1। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप ये कौन सा था आपके पास? एडाप्टिव था। नेक्स्ट, बाकी मैं आपको सब बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है। रैशनल बता चुका हूं, एडाप्टिव बता चुका हूं, स्टैटिक बता चुका हूं, ये सारी बता चुका हूं, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस प्राइमरली कंसर्न विद? ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से, कि पिछली बार इन्फ्लेशन कितना था, उसके अनुसार हमारा वेज रेट चेंज होना चाहिए। ये हो गया आपके पास। When too much money chases too few goods, resulting inflation is called what? Demand pull inflation. Too much money यानी आपके पास पैसे ज्यादा है, आपके पास इनकम ज्यादा है। Too much money fetches too few goods यानी सप्लाई कम है और आपके पास इनकम है, तो डिमांड तो ज्यादा होगा ही होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहां भी आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? ये देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आपके पास क्या होता है? जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो इन्फ्लेशन होता है, दैट इज, ये आपके पास सप्लाई है बच्चों, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई होता है, राइट? यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड, राइट? AD0, दिस इज AD1, दिस इज AD2। यानी आपके पास पैसे ज्यादा हो गए तो आपके एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगा, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, इसके वजह से प्राइस बढ़ता है। इसके वजह से जो प्राइस बढ़ता है, इसके वजह से जो प्राइस बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसके वजह से जो प्राइस बढ़ता है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन यदि आप कॉस्ट, यानी कॉस्ट की वजह से बढ़ता है, यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से आप इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। वो भी यहां दे दीजिए आप। मान लेते हैं कि ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, राइट? यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आपके पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, राइट? एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। किसी भी रीजन से मान लेते हैं कॉस्ट बढ़ा, तो कॉस्ट बढ़ने से आपकी सप्लाई ऐसी जाएगी, तो इसके वजह से जो इन्फ्लेशन यानी प्राइस में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से जो प्राइस में चेंज आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम उसको? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है,
स्टैगफ्लेशन क्या होता है आपको पता है? स्टैगफ्लेशन मैंने आपको कई बार बताया है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जैसे जनरली आपको ये बताया गया है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो फिलिप्स कर्व का जो रिलेशनशिप होता है, फिलिप्स कर्व का रिलेशनशिप बताता है कि ये आपका शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व होता है कि आपके पास यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा या इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। घटेगा ना बच्चों? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा घटेगा, ये बात सही। यानी ये ट्रेड ऑफ है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल नहीं घटता, वो यहीं का यही रहता है। तो इसको हम स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन कहते हैं। स्टैग मतलब इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है। आउटपुट में कैसे चेंज होगा? जब अनएम्प्लॉयमेंट वहीं का वहीं रहेगा तो आउटपुट में कैसे चेंज होगा? आउटपुट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। इसको एक बार देखिए आप लोगों को आता है ये चीजें, आप लोगों को आता है। Which is the most effective quantitative method to control inflation in economy? सिंपल सी बात है, आपके पास इसको ए एंड बी, बैंक रेट, राइट, इसको आप बैंक रेट भी है, बैंक रेट से बैंक रेट बढ़ा करके मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। एंड इसमें सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी होगा कि किसको आपको आप लोन देना है, किसको नहीं देना है। तो आपके पास आंसर, ठीक है। विच मेजर आर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट फॉर हैंडलिंग इन्फ्लेशन? सारे ही करने पड़ेंगे, मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स, कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट, ये सारे हैं। आंसर यहाँ पर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल सही बात है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना सारा क्वेश्चन हमने करा दिया और मुझे लगता है कि दिस इज इनफ आपकी माइक्रो रिवीजन के लिए। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है उसमें किसने दिया था, कब दिया था, ये देखिए। स्टैटिक एक्सपेक्टेशन अल्फ्रेड मार्शल ने, मिल्टन ने आपको दिया रैशनल एक्सपेक्टेशन, सॉरी इसे किसने दिया, मिल्टन ने एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन दिया, एंड जॉन मूथ ने दिया था रैशनल एक्सपेक्टेशन। कब दिया था इसे मैंने लिखा हुआ है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। अब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।